हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग और पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पहले मैं इंडिया में रहता था, देन वी डिसाइडेड टू मूव टू द यूके और हम वहाँ पे कुछ साल रहे और अब हम यूके छोड़ चुके हैं और हम दुबई में रहते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम इंडिया से यूके क्यों गए थे, कैसे गए थे, जब हम वहाँ पे इतने साल रहे तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, बोथ पर्सनली और प्रोफेशनली वर्क एक्सपीरियंस भी। क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी, क्या डिफ़िकल्टीज़ रही हमारे लिए, विद एग्जाम्पल्स एंड नंबर्स, एंड हमने क्यों यूके छोड़ने का फ़ैसला किया और हम दुबई में रहते हैं। तो अगर आप अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं कि आप यूके जाएंगे या फिर आप इंडिया के बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 4 देशों में काम कर चुका हूँ, इंडिया में, अर्जेंटीना में, यूके में और अब मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो 2018 में मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था इंडिया में और उनका एचआर डिपार्टमेंट देखता था फॉर दिल्ली। तो दिल्ली ऑफिस में हम थे, गुड़गांव में। और उस कंपनी में टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया टू मूव टू द यूके इन अ डिफरेंट रोल। तो वो जो रोल था वो एक लैटरल मूवमेंट था। इट वाज नॉट अ प्रमोशन बट लैटरल मूवमेंट, अ डिफरेंट रोल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। एंड क्योंकि कंपनी ने इसके बारे में सोचा, तो इन द फैमिली ऑल्सो हमने सोचा कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उतने नहीं मिलते, स्पेशली एचआर प्रोफेशनल्स को, क्योंकि हमें अगर किसी नई कंट्री में जॉब ढूंढना पड़ता है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे पास उस कंट्री के लॉज का और एचआर का लोकल एक्सपीरियंस हो, जो कि बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू एन इंजीनियर। बिकॉज अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं भी काम करता है, उसको खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो उसकी स्किल्स है वो आने चाहिए, लेकिन हमसे उस रीजन की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करी जाती है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, हमने सोचा कि हमें ये ट्राई करनी चाहिए। तो एज अ फैमिली वी डिसाइडेड टू परस्यू दिस। वी वर यंग फैमिली। मेरी वाइफ भी एक एचआर प्रोफेशनल थी एंड हमारा एक 1.5 साल का बच्चा था, माई डॉटर। एंड वी डिसाइडेड इन लेट 2019 टू परस्यू दिस। तो हमने स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट ऑप्ट किया, जो कि मेरे कंपनी के इमिग्रेशन टीम ने रेकमेंड किया था। उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। आई रिमेंबर मेरे को आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ा था बिकॉज स्कोर भी वॉज पार्ट ऑफ द क्राइटेरिया। एंड हम इंडिया से बैठे बैठे हमने एप्लीकेशन फाइल किया था, तो हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया एंड देन वी डिसाइडेड टू रीलोकेट। जब हम रीलोकेट कर रहे थे वो भी हमारे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि हम बहुत लकी थे एंड फॉर्चुनेट थे कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा पूरा रीलोकेशन एंड इमिग्रेशन स्पॉन्सर किया था। तो पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस वॉज वेरी वेल सपोर्टेड। हमारे पास एक कंसल्टेंट था जो हमें गाइड करता था, बताता था। हम अपने एंड से कुछ पेमेंट्स भी नहीं करने पड़ते थे। इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। एंड जब हम वहाँ गए थे तो हमें काफ़ी तरीके के बेनिफिट्स मिले थे। फॉर एग्जांपल, हमारा फ़्लाइट टिकट्स पूरा कंपनी ने किया था। जब हम वहाँ गए थे हमें 1 महीने का एक अपार्टमेंट रहने के लिए मिला था। अगर हमें अपना कुछ सामान इंडिया से यूके भेजना था बाय शिप, उसका भी अपॉर्चुनिटी हमें मिला था। और हमें थोड़ा एडिशनल अलाउंस लाइक इन हार्डशिप अलाउंस हमें मिला था, जो कि हमारे पहले सैलरी में वहाँ पे आया था। तो काफ़ी स्मूथ था एक्सपीरियंस यहाँ से जाने का और वॉज वेरी वेल सपोर्टेड बाय द कंपनी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, आई वाज द ओनली वन वर्किंग। मेरे वाइफ ने अपना जॉब क्विट किया था एंड हमारी छोटी बच्ची थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो द फर्स्ट थिंग, द नेचुरल थिंग दैट वी हैड टू डू वाज टू फाइंड अ हाउस फॉर आवरसेल्व्स। हमें अपने लिए घर ढूंढना था और हमने जाके दूसरे हफ्ते से ही घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। नाउ उस टाइम पे, दिस इज़ अर्ली 2022, वहाँ पे घर ढूंढने की डिफ़िकल्टी ऑलरेडी थी इन यूके। और हम जिस टाउन में रह रहे थे, द टाउन इज़ कॉल्ड मेडन हेड, विच इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेसेस। बहुत सेफ़ है, छोटा टाउन है मगर बहुत सेफ़ है, अच्छे स्कूल्स हैं। तो फैमिलीज़ के लिए वो एक काफ़ी अच्छी जगह है रहने के लिए एंड काफ़ी वेल कनेक्टेड है। आप वहाँ से लंदन भी जा सकते हैं और यूके में काफ़ी अदर जगह जा सकते हैं।
तो मेरा जो ऑफ़िस था वो भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, अगर मैं ट्रेन से जाता या ड्राइव करके जाता। तो हमने मेडिनेट में ही टेम्प्रेरी अकोमोडेशन लिया था और वहीं पे हमने घर ढूँढने की प्रोसेस शुरू करी। ना हम हमारे बजट में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढूँढ रहे थे, क्योंकि हाउसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, रेंट भी और उनका मेंटेनेंस भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मगर अपार्टमेंट में वो चीज़ें थोड़ी सिंपलर होती हैं। एंड हम 1 बेडरूम थोड़ा छोटा हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे आते रहते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं। तो हमने सोचा 2 बेडरूम लेते हैं विच शुड बी कम्फर्टेबल। जब हमने वो हंट शुरू की तो वहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आई, जो कि थी कि ऑब्वियसली हमें घर ढूँढने में बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे और उतने घर अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे। बट जो घर हमें अच्छा लगा और फॉर्चुनेटली हमने जिसके लिए ऑफ़र डाला था, उसके लिए हमारे पास 2 महीने का नोटिस पीरियड था। तो जो करंट टेनेंट था उसने 2 महीने का नोटिस दे रखा था। हमने वेट किया अराउंड 1.5 मंथ्स, एंड हमने अपने जहाँ पे हम टेम्परेरी अकोमोडेशन ले रहे थे उसको हमने एक्सटेंड किया था, जिससे कि जब यहाँ पे अकोमोडेशन हमारा ख़त्म होगा उसी टाइम पे हम नए घर में मूव हो जाएंगे। हमने वैसे प्लान किया था। और ये टेम्परेरी अकोमोडेशन थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लेकिन हमें जिस डेट को नया घर मिलना था उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले हमें पता चला कि जो करंट टेनेंट जो उस घर में रह रहा था उसने अपना डिसीजन टू मूव आउट चेंज कर लिया और वो वहीं पे कंटिन्यू करेगा। तो ओनर ने उसके साथ एग्री किया और हम उस घर में नहीं जा सकते थे। तो हमें क्या ऐसी सिचुएशन में थे जब हमारे पास वापस एक घर नहीं है और हमें टेम्परेरी अकोमोडेशन फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बट हमने वो किया, और लकीली उसके बाद हमें अपना एक घर मिला, विच वॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम द ओनली अपार्टमेंट अवेलेबल। बट वी वर वेरी लकी, हम गए एजेंट के पास और हमने उनसे बात की, हमने उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई जो कि उन्होंने समझी। तो हमें वो घर मिला। घर काफ़ी अच्छा था, इट वॉज़ वेरी क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, तो मेरा ऑफिस जाने के लिए बहुत आसान था। घर के सामने ही एक पार्क था, तो बच्चे को अगर बाहर लेके जाना है या हमें खुद बाहर जाना है, वो काफ़ी अच्छा था। और घर के एकदम बगल में नर्सरी थी, जिसको हम इंडिया में क्रैश या डे केयर कहते हैं, यूके में उसको नर्सरी कहते हैं। तो अगर हमें बच्चे को वहाँ छोड़ना पड़े या अगर मेरी वाइफ वहाँ पे काम करना शुरू करना चाहती तो हम अपने बच्चे को भी उस नर्सरी में डाल सकते थे। तो वो चीज़ एक काफ़ी फॉर्चुनेटली हमारे लिए अच्छी हुई बिगिनिंग में ना। जब 1-2 मंथ में हम सेटल हो गए थे, हमने बेसिक फर्नीचर ले लिया था घर का और हम इंडिपेंडेंटली रन कर रहे थे, हमारा एक रूटीन बन गया था। तब हमने सोचा कि मेरी वाइफ की जॉब रिज्यूम करने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पे उसने अपने इंटरव्यूज़ और एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए थे, एंड हम पैरेलली अपने डॉटर के लिए एक नर्सरी देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने फेस किया, विच वॉज प्रॉबेबली आवर सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर फाइंडिंग अ हाउस। क्योंकि वहाँ पे जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पे वेटिंग पीरियड वॉज मंथ्स, क्योंकि वो उनके यहाँ पे उनको एक टीचर का और स्टूडेंट्स का रेशियो मेंटेन करना होता है और उनके पास लिमिटेड एरिया और कैपेसिटी होती है। तो वो काफ़ी स्ट्रांगली गवर्नड है, विच इज़ ग्रेट, विच मीन्स कि आपको क्वालिटी केयर मिलेगा। लेकिन द चैलेंज इज़ कि एक बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट होता है। तो आई थिंक हमने 4-5 नर्सरी ट्राई किए थे, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट वॉज 9 मंथ्स 10 मंथ्स। और नर्सरी देखने जाने के लिए भी हम इंडिया से थे, वहाँ पे काफ़ी हम इन द मोमेंट हम कहीं जा सकते हैं फ़ोन करके क्विकली हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था, आपको पहले उनको कॉल करना पड़ेगा, वो एक अपॉइंटमेंट देंगे, वो अपॉइंटमेंट हो सकता है 2 हफ्ते बाद का हो। आप वहाँ जाके देखोगे, अगर आपको अच्छा भी लगता है तो आप पूछोगे कब अवेलेबल है, वो अवेलेबल होगा 8-9 महीने बाद। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। बट लकीली जो हमारे घर के बाजू में नर्सरी थी उसमें एक स्पॉट अवेलेबल हो गया था और हमें वो मिल गया। तो हमारे लिए काफ़ी सही शुरुआत रही, क्योंकि जो अपार्टमेंट था गुड अपार्टमेंट, घर के पास पार्क था, ट्रेन स्टेशन पास था, मैं ऑफिस जा सकता था और बच्चे की नर्सरी एग्जैक्टली नेक्स्ट बिल्डिंग थी। तो अगर हमें उसको छोड़ना हो पिक करना हो, हमारे पास कार भी नहीं थी तब, हम उसको जस्ट जाके छोड़ के और ला सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी था। तो अब हमारे पर्सनली 2 टारगेट्स थे, एक कि मेरी वाइफ की जॉब स्टार्ट हो जाए, एंड सेकेंड कि मेरे को ड्राइवर्स लाइसेंस लेना था। तो थैंकफुली ऑन द ड्राइवर्स लाइसेंस मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस था, जिस पे मैं 1 साल तक ड्राइव कर सकता था यूके में,
मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे जिन्होंने मेरे को रेकमेंड किया कि मैं एक कार ले लूँ इंटरनेशनल लाइसेंस पे और उसको चलाना स्टार्ट कर दूँ। इन पैरेलल मैं अपना जो ड्राइविंग टेस्ट का प्रोसेस है उसको भी चालू कर दूँ। उससे एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि मैं कार ऑलरेडी चला रहा था तो मेरे को रोड पे प्रैक्टिस हो जाती काफ़ी ज़्यादा और मेरा ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते। बिकॉज़ यूके में जो बहुत बड़ा चैलेंज था वो था कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी एक बहुत लंबा वेट लिस्ट था। तो आप अगर आज टेस्ट बुक करोगे तो आपको टेस्ट मिल रहा था 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद का। और अगर आप तब टेस्ट में फ़ेल हो जाओ विच मीन्स कि आपको दोबारा टेस्ट पता नहीं कितने मंथ्स बाद मिले। तो बहुत ज़रूरी था कि हम टेस्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करें और ये एडवाइस काफ़ी मेरे हेल्प करी। तो हमने एक छोटी कार ले ली थी जिसको मैंने चलाना शुरू कर दिया था एंड मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था क्योंकि मेरा थ्योरी टेस्ट क्लियर हो गया था एंड जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट भी दिया जो कि कुछ मंथ्स बाद था तो मैंने अपनी खुद की कार में दिया था। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में लाइसेंस मुझे मिल गया था। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया। एंड अगर आप भी यूके में हैं इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग टू डू रादर दैन वेटिंग फॉर आप एक वेट करोगे कि पहले टेस्ट क्लियर करो उसके बाद कार चलाऊँ। उससे बहुत बेटर है कि आप पहले कार लेके प्रैक्टिस कर लो अगर आपको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है। सेम हैंड ड्राइविंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े राउंड अबाउट्स और रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा बट वो आ जाता है विद प्रैक्टिस। तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था ना। मेरे वाइफ की जॉब के लिए एक वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे अप्लाई कर रही थी और बिकॉज़ वो एचआर प्रोफेशनल है अगेन तो सेम चैलेंज हमको मिल रहा था कि आपके पास लोकल यूके का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली आई थिंक उसको एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ उसने इंटरव्यू किया था वहाँ पे जो एचआर लीडर थी जिसने उसको इंटरव्यू किया था उसको लगा कि ये शायद वो फंक्शनल और लोकल नॉलेज है वो पिक कर लेगी बट शी इज़ गुड एंड शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग अ गुड जॉब जो भी रोल अवेलेबल था उस पर। तो उसने उसको ट्रस्ट किया और उसको इंटरव्यू के लिए भेजा विद द बिजनेस हेड। एंड ही बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे पास कार उस टाइम तक नहीं थी जब मेरी वाइफ इंटरव्यू कर रही थी। तो जो बिज़नेस हेड था वो इंटरव्यू लेने के लिए हमारे टाउन तक खुद ड्राइव करके आया। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मगर वो इतने कंसिडरेट थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम नए हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके कैसे पहुंचेंगे ऑफिस, उससे अच्छा हुआ कि वो खुद हमारे टाउन आ जाए। तो विच इज़ अमेजिंग। मैंने ऐसा कभी पर्सनली खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो आए और वो मिले एंड इट हैपेंड, उसको ऑफ़र मिला एंड दैट्स हाउ शी गॉट हर फर्स्ट जॉब। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। आई थिंक यूके में ये चीज़ काफ़ी बेटर है जहाँ पे आपकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट किया जाता है, जो ना कि आपकी डिग्री पे और आपकी क्वालिफ़िकेशंस पे। वो सब इम्पॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट मगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने पढ़ाई कुछ और करी है या फिर नहीं भी करी बट वो जिस भी फंक्शन में काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। ये डायरेक्टर पर्सनली खुद आता है हमारे टाउन इंटरव्यू करने के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर वो सिलेक्ट भी हो जाती है। उसके पास ज़ीरो लोकल एक्सपीरियंस है बट वो ट्रस्ट करते हैं कि ये पिक कर लेगी। बट इसकी जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वी गॉट हर फर्स्ट जॉब। तो मंथ 4 और 5 तक हम प्रीटी मच सॉर्टेड थे। मेरा जॉब अच्छा चल रहा था मेरे कंपनी में। मेरी वाइफ की जॉब स्टार्ट हो गई थी, हम अपने बच्चे को नर्सरी भेजते थे। तो वो भी एकदम पास में था तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं था। मेरे पास कुछ महीनों में लाइसेंस आ गया था तो हम कार से काफ़ी जगह अपने आप जा पा रहे थे। और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यूके में वेदर बहुत अनसर्टेन है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अगर आप प्रैम से जा रहे हो आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती है ना। आपको एक अम्ब्रेला भी चाहिए, आपको बेबी को जो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है फॉर द प्रैम वो भी चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें सोच के जाते हो मगर आपके पास कार है तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। एंड वॉक करके जाने में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है बट कार में वहाँ के रूल्स भी काफ़ी चीज़ें, ट्रैफिक भी उतना नहीं होता तो आप काफ़ी जल्दी उतना डिस्टेंस कवर कर लेते हो। तो हम प्रीटी मच सॉर्टेड थे, हम एंजॉय कर रहे थे। वीकेंड्स पे हम बाहर जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए स्पेशली लंदन में। एंड बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, जैसे इतने अच्छे अच्छे म्यूज़ियम्स हैं
जहाँ पे आप जा सकते हो, आपको कुछ पैसे नहीं देने, और इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कल्चरली एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छा है यूके में। लेकिन इस टाइम तक जो एक डिफ़िकल्टी हमें आने लगी थी वो थी एक्सपेंसेस की, बिकॉज चीज़ें ऑलरेडी महंगी होने लगी थी। एंड जस्ट टू गिव यू अ व्यू ऑफ आर इनकम्स, हमारी इनकम कम नहीं थी। मतलब हम दोनों मिला के, माई वाइफ एंड मी, वी आर मेकिंग मोर देन 100,000 pounds। तो हम 1 लाख पाउंड से ज़्यादा हमारी सैलरी थी, उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। लेकिन हम आफ्टर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस, और इतनी महंगाई बढ़ गई थी, हम बहुत ही कैलकुलेट करके चलने लगे थे ऑलरेडी। बट आई थिंक हम मैनेज कर रहे थे कंफर्टेबली। हमें जो करना था वो एक्सपीरियंस भी कर रहे थे, काफ़ी कंफर्टेबली हम रह रहे थे। लेकिन हम देख रहे थे कि हमारे टाउन में जो बाकी लोग हैं, जो जिनके इनकम्स उतने नहीं हैं, या फिर जो लोकल लोग भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी। एंड जस्ट टू गिव यू अ नंबर, यूके में उस टाइम पे एवरेज एनुअल इनकम वाज 25,000 pounds। एंड बहुत सारे लोग उस इनकम रेंज के अराउंड पैसे कमाते हैं, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स, हिल जॉब्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट सीनियर जॉब्स हैं, वो अलग हैं, बट बहुत सारे लोग नॉर्मल जॉब्स भी करते हैं जिसमें कि उतने पैसे नहीं मिलते। तो उन लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो घर के थे, जो हमने जाने से पहले इंटरनेट रिसर्च करके कैलकुलेट किए थे, उसके 4 टाइम्स हो चुके थे एटलीस्ट हमारे लिए। हो सकता है हमारा घर उतना एनर्जी एफिशिएंट ना हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फील कर रहे थे जगह को। खाने के प्राइसेस बढ़ गए थे, बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी स्टार्ट किया था कि हम खाना बनाते थे, और अगर कुछ भी बचे या कभी हम कुछ स्पेशल बनाने में एक्स्ट्रा बनाते थे, जो कि हम डोनेट कर देते थे। और वहाँ पे फूड डोनेशन के लिए भी हमारे पास लोग आते थे। वहाँ पे ऐप्स थे जिस पे हम डालते थे कि हमारे पास लेट्स से हमने ये चीज़ बनाई और इतने पोर्शंस हमने बचा के रखे हैं, आप आके ले सकते हो। और लोग बताते थे कि हम आ रहे हैं, और आके लेके जाते थे। और वो जो लोग लेके जाते थे, वो लोग उतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, जबकि वो ठीक ठाक काम कर रहे थे पहले से। तो लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। फूड बैंक्स में क्यूज़ लगने लग गई थी उस टाइम तक। मतलब लोगों के लिए 3 टाइम की मील्स अफोर्ड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। थैंकफुली हम भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पे सब ठीक था, मगर हम अपने चारों तरफ डिफ़िकल्टी देख रहे थे। एक और चैलेंज जो हमने सोचा नहीं था बट हमने फेस किया वॉज कि हमारी डॉटर की हेल्थ, क्योंकि वो छोटी थी और वो नर्सरी जा रही थी। तो नर्सरी में बहुत सारे बच्चे थे, वो डिफरेंट वायरसेस से इन्फेक्टेड होते थे, एंड उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी बिकॉज ऑफ दोज वायरसेस। और जो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ये था कि अगर हम वहाँ पे क्लिनिक जाते थे या डॉक्टर से बात करते थे, तो इंडिया में बहुत क्विकली एंटीबायोटिक्स हमको मिल सकते हैं या ओवर द काउंटर पे मिल जाते हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं मिलते। तो मोस्टली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो उनका रिस्पॉन्स रहता था कि आप पैरासीटामोल दो फॉर 5 days, अपने आप बॉडी को हील होने दो, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि हमें लगता है अब हम करने लगे हैं, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज हम दोनों वर्किंग थे। तो अगर बच्चा घर पे है तो हम में से किसी एक को एडजस्ट करना पड़ता था। तो कभी मेरी वाइफ छुट्टी लेती थी, मैं छुट्टी लेता था, और क्योंकि वहाँ पे सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्क मैनेज करने के लिए थोड़ा प्रेशराइजिंग हो जाता था सिचुएशन। तो वो एक था। और ऐसा भी हुआ है, आई थिंक 4 इंस्टेंसेस थे जब हमें अपनी डॉटर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़े, क्योंकि हमें बताया गया कि अभी एंटीबायोटिक्स नहीं मिल सकती, या पैरासीटामोल दो, और देते देते वेट करते करते उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें इमरजेंसी जाना पड़ा था रात को। 2 बार हमारे घर में एम्बुलेंस भी आई है, और हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे एग्जैक्टली जैसा हमको बताया गया था। तो हमने फॉल्स पैनिक नहीं किया था, एक्चुअली वेट कर रहे थे। बट उसकी सिचुएशन उसकी हालत इतनी बार ख़राब हुई थी इन 2 सिचुएशंस। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था। मतलब डॉक्टर को एक्सेस करना उतना आसान नहीं था। आप जब जनरल प्रैक्टिशनर, जिसको जीपी बोलते हैं, जब उसके पास जाते थे सर्जरी में, तो वो आपको पैरासीटामोल ही मोस्टली रेकमेंड करता था, और एंटीबायोटिक मिलती भी तो 6, 7, 8 दिन बाद मिलती थी। उसके बाद फिर 5 दिन का कोर्स होता है एंटीबायोटिक का। तो आप इमेजिन करो कि बच्चा कितने टाइम घर में है और पेन में है और परेशान है। तो वो एक चैलेंज हमें बहुत मिला था। जब हम इमरजेंसी में भी गए थे हॉस्पिटल में, तो ऐसा नहीं था कि हम गए और हमें डॉक्टर मिल गया। हमें 6-6, 7-7 घंटे भी वेट करना पड़ा है।
तो वो मेडिकल एक्सेस जो था, जो NHS सिस्टम है वो ओवरवेल्म था उस टाइम पे। डॉक्टर्स उतने नहीं थे, उतनी फंडिंग नहीं थी और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। इन्फ्लक्स ऑफ पीपल बहुत बढ़ चुका था यूके में। तो वो एक चीज़ हमें बहुत फेस हुई थी एज अ डिफ़िकल्टी कि डॉक्टर को हम उतने क्विकली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जितना हम चाहते थे, और काफ़ी बार उससे हमारा पूरा जो हमारी डॉटर की हेल्थ थी और जो उसका एक्सपीरियंस है ऑफ गोइंग टू द नर्सरी, वो उतना अमेजिंग नहीं रहा। बट हमारा अगेन हमारा जो रेगुलर लाइफ था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। हमारे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, जिनसे हम मिलते थे। हमने रात को बैठ के कितने घंटे खाना खाया, साथ में बातें करी हैं। तो वो एक बहुत अच्छा हमारा कनेक्ट बन गया था और हम भी उनकी बहुत हेल्प करते थे और वो भी हमारी हेल्प करते थे। तो हमारा एक छोटा बट एक बहुत अच्छा सर्कल बन गया था। कुछ और चीज़ें जो काफ़ी अच्छी थी जो हमें लगी थी वहाँ पे, वो था कि एक मेड इन हेड में जिस टाउन में रहते थे वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी थी। बहुत बड़ी नहीं थी मगर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो एवरी मंथ वहाँ पे जितने भी मैन थे और बहुत सारे लोगों के अपने बिजनेसेस थे, अपने स्टार्टअप्स थे, वो हम सब लोग महीने में एक बार मिलते थे। हम बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट पे करते थे, बट उनमें से एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम 70-80 लोग मिलते थे, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते थे। अगर कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहता है तो उसी ग्रुप में से कोई और उसको फंड करता था। तो बहुत अच्छा कल्चर था। इनफैक्ट एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, किसी को कुछ भी चाहिए, मतलब अगर आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए से लेके आपको एक बड़ी से बड़ी चीज़, कोई गैजेट या टीवी स्क्रीन या कुछ भी चाहिए, आप उस ग्रुप में लिखो और लोग आपको हेल्प करते थे। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक जो टुगेदरनेस थी ऑफ दैट इंडियन कम्युनिटी, वो हमें वहाँ देखने को मिली। वो नेचुरली नहीं थी। वहाँ पे 1-2 लोग थे जो उस ग्रुप को मैनेज करते थे, जो एफर्ट डालते थे उस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। आपको पता था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए आप ग्रुप में लिखो और कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। तो उस टाउन में इंडियन कम्युनिटी काफ़ी अमेजिंग थी। हम थोड़े एक्सपेंसेस का आइडिया दें तो हमारा जो रेंटल था वो अबाउट 1200 पाउंड्स था पर मंथ। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते थे जो कि विंटर्स में हमारा 400 से 500 पाउंड भी आता था। फिर वहाँ पे काउंसिल टैक्स होता है जो कि हम अबाउट 150-200 पाउंड्स के अराउंड वो था तो हम देते थे। ब्रॉडबैंड का खर्चा था। तो जो फिक्स एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। और नर्सरी का जो मेरी डॉटर का खर्चा था वो 1500 पाउंड्स पर मंथ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब था। फिर ग्रोसरीज वो भी बहुत महंगे होते जा रहे थे। तो ओवरऑल जो आपके खर्चे थे जो जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो बहुत ज़्यादा थे, फिक्स्ड खर्चे थे। तो जो अमाउंट आप सेव करना चाहते थे, अपने लेजर के लिए खर्च करना चाहते थे, वो उतना नहीं था। तो हम काफ़ी एक्सपीरियंसेस फिर भी करते थे बिकॉज हम पर्सनली वो चीज़ें करना चाहते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेविंग्स सोचो तो आप उतने सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे एटलीस्ट जितना हमने सोचा था, उसके हम बिल्कुल भी करीब नहीं। और जो काफ़ी अच्छी थी वो थी एक वर्क एक्सपीरियंस, दोनों मेरा और मेरी वाइफ का। हम हमारे जो कॉलीग्स थे, हम दोनों के केस में हमारे कॉलीग्स इंडिया से नहीं थे मेजॉरिटी, एंड हमें बहुत ही मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस मिला। हमने अपने आप को बहुत एडजस्ट किया, जिस तरह से हम काम करते हैं काफ़ी हद तक हमें वो कर पाए और हमें काफ़ी मज़ा आया। और वहाँ पे आपकी लाइफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब लोगों की लाइफ में ही लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क इज़ नॉट द ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ। काम आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है और बाकी चीज़ें भी आप इंजॉय करते हो। और उसका एक रीज़न ये है ऑफकोर्स कि आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। आपके पास हाउस हेल्प उतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है या उतनी अफोर्डेबल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग आई वुड से 90% प्लस लोग अपने सारे काम खुद करते हैं। आप वो तभी कर सकते हो जब आप टाइमली ऑफिस ख़त्म करो। स्पेशली बच्चे को पिक करना, ड्रॉप करना स्कूल से, नर्स, वो सब भी आपको करना पड़ता है। तो आपको एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो पूरा सिस्टम जिस तरह से ऑपरेट करता है वो आपको इनकरेज करेगा टू हैव दैट हेल्थी बैलेंस। जब आप घर वापस आ जाते हो, आप चाहो तो आप काम कर सकते हो, बट क्योंकि आपके पास घर के इतने काम होते हैं, आप कुछ और एडिशनल करना चाहो, बच्चे के लिए लेजर, आप स्विमिंग ले जाना चाहो या कोई और क्लास ले जाना चाहो, तो वो सब चीज़ें करने के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं बचता। तो ओवरऑल जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी हेल्दी था। जो वर्क एक्सपीरियंस था वो काफ़ी पॉजिटिव था और हर कोई आपकी लाइफ की वैल्यू करता है। तो अगर आप आप टायर्ड हो, आप स्ट्रेस्ड हो या आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, छुट्टी लेनी है,
उन सब चीज़ों में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, वो चीज़ें समझी जाती हैं और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको जज नहीं करते ऑन दोज थिंग्स। और एक और चीज़ जिसको हमने शायद अंडर एस्टिमेट किया था, बट वहाँ जाके हमें उसकी वैल्यू पता चली, वो थी सनलाइट। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर रहना पसंद करता हूँ, और मैं सुबह उठता हूँ और मेरा एक प्रॉपर रूटीन है। मगर मेरा हमने 3-4 हफ्ते ऐसे भी देखे थे विंटर्स में जब आपको सन रेयरली देखने को मिलता था। आप सुबह उठते हो तो भी एकदम ग्लूमी डार्क है, बारिश हो रही है, आप ऑफिस जा रहे हो तो भी सेम है, आप ऑफिस से आ रहे हो तो भी सेम है। तो आपको समझ नहीं आता था कि ये इस टाइम है दिन का, एंड आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती थी उतनी, जो कि एटलीस्ट मुझे सनलाइट से बहुत ज़्यादा मिलती है। आज भी अगर हम घर देखते हैं, वैसा घर देखते हैं जिसमें अच्छी सनलाइट हो, तो वो चीज़ें आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, बट आपके मूड को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं। तो वो एक चीज़ थी वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें लगा कि हमने शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि हमें लगा था मैनेजेबल होगा। मैनेज किया भी हमने, उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मगर हाँ, वो जो पीक मंथ्स होते हैं उसमें काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है रियली। जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे वो था घूमना। तो हमारे पास अपनी कार थी, हमने स्कॉटलैंड भी घूमा, हम कॉर्नवॉल गए, हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बीचेस गए, साउथ गए। तो हमने यूके का काफ़ी घूमा हमने एज ए फैमिली, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और वो चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। तो महंगाई थी, डिफ़िकल्टी थी, वेदर, वो सब है, मगर घूमने के लिए इतना सब कुछ है। बहुत मज़ा आता है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो बहुत सारी अच्छी जगह हैं वहाँ पे घूमने की, आप कहीं भी जा सकते हो और कुछ ना कुछ अच्छा आपको किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है। तो ये जिस था हमारे एक्सपीरियंस का ना, एक टाइम आया था जब हमको लगा था कि हम वहीं रहेंगे, एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं था कि हम छोड़ के वापस जाना चाहते हैं। डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, वी वर एबल टू मैनेज। लेकिन एक टाइम आया जब हमारे फैमिली साइड में हमारे पेरेंट्स इंडिया में थे, हमें ज़रूरत थी कि हम घर के पास आएँ। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम लोगों के लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो हमने सोचा कि हम मूव करते हैं, इफ़ वी कैन फाइंड इट एनीवेयर क्लोजर टू इंडिया देन येस, बिकॉज हमारी प्रोफेशनल एस्पिरेशन भी थी कि हम एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करें, देखें हम कैसा करते हैं, खुद को पुश करें, और लर्न करें जितना हो सकता है। तो थैंकफुली उस टाइम पे द स्टार्स वर अलाइन्ड, एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली। वो वहाँ है जहाँ मैं भी काम करता हूँ, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, रोल बहुत अच्छा है। तो हम दुबई मूव कर गए थे, और अब हम दुबई में रह रहे हैं लास्ट 4 मंथ से। तो यूके में हम अबाउट 1.5 years थे, दुबई में हम 4 मंथ से रह रहे हैं, एंड अभी तक काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमारा रहा है। एंड द बिगेस्ट पार्ट इसकी घर के बहुत क्लोज है, तो हम जब भी चाहें जा सकते हैं और कोई भी हमसे मिलने आ सकता है। तो ये कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस थे यूके के। हमेशा एक मिक्स बैग होगा फॉर एवरीवन, तो अब हम सुन रहे हैं बहुत नेगेटिव कमेंट्स अबाउट लिविंग इन द यूके। कुछ हद तक वो सच भी है, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पहुँचे थे, आई रिमेंबर जब जिस टाइम पे हम छोड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को घर नहीं मिल रहे थे। लोग दूसरे टाउन में जाके घर ढूंढ रहे थे। तो घर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स और डिपेंडेंस इतना ज़्यादा था, और जो हाउसिंग था मार्केट वो उस हिसाब से ग्रो नहीं किया था। तो घर मिलना, हाउसिंग क्राइसिस बहुत कॉमन एक क्राइसिस थी। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है इन एवरीथिंग। आप गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट देखते हो, इधर उधर न्यूज़ में आता है, चूँकि है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन डिफ़िकल्टी भी है। अगर आप लोगों से पूछोगे जो वहाँ रह रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टी है। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट जॉब नहीं है एक अच्छी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप वहाँ जाओगे और अपनी लाइफ स्क्रैच से शुरू करोगे, सुपरमार्केट में काम करोगे, या फिर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टार्ट करोगे, बहुत मुश्किल होगा। तो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप फिर भी चाहो तो आप डिसाइड कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप इंडिया में ही, आपकी लाइफ इंडिया में भी हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि रिलेटिवली यूके बेटर होगा, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत सारे पैसे डाल के कोई कोर्स करके जाओ और वहाँ पे अपनी लाइफ स्क्रैच करो, बहुत मुश्किल है।
ग्रेजुएट्स भी जो पढ़ के निकलते हैं वहाँ पे उनके लिए भी द क्रैकिंग द फर्स्ट जॉब इज़ नॉट ईजी, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारा लोकल टैलेंट अवेलेबल है। एंड अब जितनी जॉब्स हैं उससे ज़्यादा लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो MBA करने के बाद या अपने कोर्सेज करने के बाद वेट कर रहे हैं 1 साल 2 साल तक, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लीजिए कि आपको जाना है या नहीं जाना। इस चैनल पे ये ऑफ कोर्स जस्ट एक हाई लेवल ओवरव्यू है हमारे एक्सपीरियंस का, लेकिन बिकॉज अब हम 4 जगहों पे काम कर चुके हैं एंड हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम HR प्रोफेशनल्स हैं। हम अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। इफ़ यू आर देयर इन द न्यू प्लेस, तो आपको पहली जॉब ढूंढने के लिए क्या चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हो, क्योंकि हम एक एम्प्लॉयर की तरफ से भी सोच सकते हैं, आप खाली एक एप्लीकेंट की तरफ से सोचते होगे, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और हम करना भी चाहते हैं। आई थिंक लेटली मेरे पास कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ने encourage किया to start this. So we have an Instagram handle which you can find in the description. This is a YouTube channel. और ये हमने पहला वीडियो हिंदी में डाला है अपनी UK की लाइफ का। अब अगर हम और वीडियो once a week कोशिश करेंगे डालने की, आप लोग को अगर अच्छा लगे और प्रैक्टिकल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये चैनल ग्रो करेगा, ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचेगी। बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में। लोग खाली टू मेक मनी और अदर मोटिव्स बोल रहे हैं कि आप जाओ, हम आपको जॉब दिलाएंगे इन द UK और इन सम अदर प्लेस। नॉट ऑल ऑफ दैट इज़ ट्रू। टू बी वेरी केयरफुल कि आप किससे बात कर रहे हो। ऑब्वियसली हमारी एस्पिरेशन होती है तो हम रियलिस्टिक नहीं होते उस टाइम पे। हम कुछ चीज़ को चाहते हैं तो हम चाहते हैं, लेकिन आई थिंक हमारा एफर्ट ये रहेगा कि हम एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करें। और अगर हम सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने एंड से, तो हम प्रैक्टिकल जो फीजिबल है सिर्फ उसी के बारे में बात करें। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू शेयर इन द वीडियो टुडे। Please do like, subscribe, share with your friends and families. This is our story, and if you have any questions, any comments, anything that you want to ask, just feel free to reach out on Instagram, DM, and we'll be very happy to come back to you and help you. Thank you, and see you soon. Ciao.